हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में या पेंडेमिक में लोग या तो आर्थिक रूप से या तो फिर मानसिक रूप से प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो उसी कारण से मैं कई दिनों से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था इस चैनल पे। और इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कि इस सिचुएशन से जूझ रहे होंगे। उनको करना ये है कि वो अपने आप को मेंटली रूप से थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि ये जो दिन है या ये जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना महामारी का, तो ये कुछ समय के बाद ख़त्म होना है। इतना तो आप सभी को पता है कि ये ख़त्म होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, डिप्रेट मत होइए, मोटिवेट रहिए और अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यूअस रखिए। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करूँ। 2-4 दिन से मैंने वीडियो आप सभी को डाला नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया कि इस कोरोना महामारी की वजह से या तो लोग आर्थिक रूप से प्रॉब्लम में आ गए या तो मानसिक रूप से। मानसिक रूप से वो लोग कि आर्थिक रूप से वो समृद्ध हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ इस महामारी की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ या किसी और जो उनके क्लोज हैं, तो इसके वजह से वो मानसिक रूप से चिड़चिड़े हो रहे हैं। और आर्थिक रूप से जो लोग वीक हैं, इनकी अर्निंग ख़त्म हो गई है इस सिचुएशन में, तो वो तो ऐसे ही प्रॉब्लम में है। तो वही स्थिति हमारे साथ भी थोड़ी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं आपको 2-4 दिन से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से मैं कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रखे रहिए। अभी मैंने आपको इससे पहले कल वीडियो बना के दिया था, जिसमें डेट को फॉर्म भरने के डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है यूजीसी नेट का। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उसमें जाके आप फॉर्म भरवा लिए, या तो खुद से भरने आता है तो आप खुद से भर लीजिए, नहीं आता है तो अगर आपके आसपास कोई भी साइबर कैफ़े है या कंप्यूटर वर्क करने वाले हैं तो वहाँ पर आप फॉर्म को अपने भरवा सकते हैं। जैसे कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने थोड़ा 1-2 मिनट आपका समय ले लिया, तो बताना भी ज़रूरी है कि किस कारण से मैं 2-4 दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति से शोध प्रबंध लेखन यानी कि थीसिस राइटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि शोध प्रबंध लेखन क्या होता है, इसको क्यों लिखा जाता है। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, मैं उन सभी को आप सभी को बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, ताकि इस टॉपिक से जुड़े जो भी मैं इंपॉर्टेंट बिंदु आप सभी को बताऊं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि शोध प्रबंध लेखन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो शोध प्रबंध वह दस्तावेज है जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत या सिस्टमेटिक रूप में प्रस्तुत करता है, वह शोध प्रबंध कहलाता है। यानी कि कोई भी शोधार्थी होता है या रिसर्च स्कॉलर होता है, जब वो अपने शोध के कार्य को, रिसर्च के कार्य को ख़त्म कर लेता है, तो उसके बाद वो शोध प्रबंध लेखन करता है, यानी कि थीसिस राइट करता है। और आगे इसमें हम देखेंगे कि यह विश्वविद्यालय से शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। यानी कि शोध प्रबंध लेखन क्यों किया जाता है, थीसिस राइटिंग क्यों की जाती है, तो यह विश्वविद्यालय से शोध उपाधि या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि शोध प्रबंध क्या होता है और शोध प्रबंध लेखन यानी कि थीसिस राइटिंग जो होती है क्यों लिखी जाती है। अब आगे इसमें हम देखते हैं, इसे एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसको विधिवत रूप या सिस्टमेटिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसे एक ग्रंथ के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। शोध प्रबंध लेखन उस ढंग को या उस तरीके को कहा जाता है जो शोध के सभी तथ्यों को एकत्रित एवं संकलित करने के बाद में निष्कर्ष के रूप में सामने आता है। तो जैसा कि आप समझ लीजिए कि एक रिसर्च स्कॉलर होता है या शोध अभ्यर्थी होता है, तो वो जब अपने शोध कार्य को कंप्लीट कर लेता है, एक निष्कर्ष तक पहुंच जाता है जिस टॉपिक से वो रिसर्च कर रहा है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि थीसिस राइटिंग करता है या शोध प्रबंध लेखन करता है। तो उसके सभी कार्यों का एक संकलन होता है, वो कि किस प्रकार से उसने किया, किस प्रकार से हाइपोथेसिस उसने बनाई। तो मतलब समस्त कार्यों का वो एक तरह से संकलित रूप होता है आपका थीसिस राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि शोध प्रबंध लेखन या थीसिस राइटिंग क्या होती है, आखिर इसको क्यों लिखा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें।
अब हम इसमें आगे देखते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट टू पॉइंट जो है नोट कर रखा है इस टॉपिक से, तो उसके बारे में भी मैं बताता चल रहा हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर आप पहले पॉइंट में देख सकते हैं कि शोध प्रबंध लेखन का मुख्य कार्य लेखन के किसी विशेष क्षेत्र में उपयोगी तथ्य या ज्ञान को किसी दूसरे शोधकर्ताओं के लिए सरल बनाकर प्रस्तुत करना होता है। यानी कि हम जब भी थीसिस राइटिंग करते हैं तो जब कोई उस विषय से या उस टॉपिक से फिर से कोई नया स्कॉलर रिसर्च करता है तो वो पुराने के काम जो भी हमने रिसर्च कार्य किए हैं उनको निकाल के फिर से स्टडी करता है, तो उसमें जो है उनको हेल्प मिलती है इससे। फिर अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं इसमें कि शोधकर्ता शोध प्रबंध लेखन के द्वारा अन्य शोधकर्ताओं को शोध हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराकर उनका बहुमूल्य समय बचाते हैं। यानी कि आप ये हमें बता सकते हैं कि अगर कोई काम शुरू से स्टार्ट किया जाए तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा कि या कोई कार्य 50% हो चुका है और उसके बाद उस कार्य को किया जाए तो वो जल्दी होगा। तो उसी प्रकार से जो है एक शोधकर्ता जब अपना शोध प्रबंध लेखन कार्य करता है या थीसिस राइटिंग किया रहता है, तो अगर कोई नया शोधकर्ता उस विषय पे या उस टॉपिक पे रिसर्च करने जाता है तो उसका काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उस विषय पे पहले से ही कुछ रिसर्च हो चुके हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि शोधकर्ता शोध प्रबंध लेखन के द्वारा अन्य शोधकर्ताओं को शोध हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराकर उनका बहुमूल्य समय बचाते हैं। यानी कि उनका जो समय ज़्यादा लगने वाला था वो समय कम हो जाता है, क्योंकि पहले से ही कुछ जो है जानकारी उपलब्ध है। आगे इसमें हम देखेंगे कि शोध प्रबंध लेखन को शोध निबंध अथवा शोध लेख या शोध विवरण के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न इस तरह से बन जाए कि शोध प्रबंध लेखन या थीसिस राइटिंग को किन किन नामों से जाना जाता है, तो शोध निबंध अथवा शोध लेख या शोध विवरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे कि शोध प्रबंध लेखन के जो प्रारूप हैं उनको 3 भागों में बांटकर जो है अध्ययन किया जाता है। तो एक एक करके हम इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर लिखी जाती है, चाहे थीसिस राइटिंग हो या कोई एप्लीकेशन हो या कुछ भी, तो उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में या सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है ताकि उसको अच्छे से पढ़ा जा सके और अच्छा लगे। तो उसी तरह से जो है थीसिस राइटिंग भी की जाती है, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो उसको हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यही बताया कि शोध प्रबंध लेखन के जो प्रारूप होते हैं उनको 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहले भाग में जो है शोध प्रबंध की प्राथमिकताएं होती हैं, जैसे कि मुख्य पृष्ठ। जैसे मुख्य पृष्ठ आपका क्या होता है, जैसे कि जो कुछ भी हम अगर या बुक्स हो या कोई ग्रंथ लिखते हैं तो हम एक मुख्य पृष्ठ पे ओवरव्यू देते हैं कि हमें बुक के अंदर क्या क्या मिलने वाला है या क्या क्या हमने लिखा है। तो उसी प्रकार से जो थीसिस राइटिंग होती है या शोध प्रबंध लेखन जो होता है आपका, उसमें भी उसी प्रकार से मुख्य पृष्ठ पे जो है मेंशन किया रहता है या ओवरव्यू दिया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या मैंने लिख रखा है और क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम भाग में शोध प्रबंध की प्राथमिकताएं, जैसे मुख्य पृष्ठ, अनुमोदन पत्र, विषय वस्तु सारणी, प्रकथन तालिका, सूची, ग्राफ और चित्र तालिका एवं अंत में जो है निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये कुछ जो है पूरा मेंशन रहता है आपका थीसिस राइटिंग में, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं। इसके बारे में मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, अनुमोदन पत्र कैसे लिखते हैं या उसके बारे या उसके अंदर जो है क्या लिखा जाता है, तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि क्या क्या उसके अंदर होता है। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो इसके आगे हम देखेंगे सेकंड भाग में जो है आपका भूमिका एवं संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके अलावा शोध के अभिकल्प, प्रदत्त विश्लेषण, यानी कि जो डेटा है, जो नमूना उसमें प्रदत्त लिए गए हैं उनका विश्लेषण एवं विवेचना, शोध उपलब्धि, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण के साथ साथ शोध प्रबंध के लिए सुझाव एवं संस्तुति जो होती है उसको शामिल किया जाता है द्वितीय भाग के अंतर्गत। और जो लास्ट वाला जो भाग होता है तृतीय भाग, उसमें संदर्भ ग्रंथों की सूची, परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका का उल्लेख होता है। तो ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए या 3 भाग बताए, ये एक तरह से आपका थीसिस राइटिंग जो होता है या शोध प्रबंध लेखन जो होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे सिस्टमेटिक ढंग में उसको लिखा जाता है। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके अगले वीडियो में, क्योंकि अगर इसी में मैंने उसको मेंशन कर रखा होता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो रहे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि लंबा वीडियो है, बोर हो जाए। थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, ताकि आपको बेहतर तरीके से
समझ में आ जाए। तो मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में बता दिया कि किस प्रकार से आपका जो है थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट होता है, और इसके अंदर जो भी जैसे भूमिका, मुख्य पृष्ठ, प्रकथन के बारे में मैंने बताया, अनुमोदन पत्र के बारे में। तो इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या लिखा जाता है थीसिस राइटिंग के दौरान। तो उम्मीद करता हूं कि आपको शोध प्रबंध लेखन क्या होता है, इसको क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो गई और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि थीसिस राइटिंग क्या होती है। तो थीसिस राइटिंग बेसिकली आपका जो भी शोध कार्य होता है उसके अंतिम रूप में आप इसको लिखते हैं, किसके लिए? शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए आप थीसिस राइटिंग करते हैं। अगर थीसिस राइटिंग नहीं होगी तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको थीसिस राइटिंग करनी पड़ेगी। आप अपने कार्य को पूरी तरह से अच्छे से उसमें लिखेंगे, वो भी सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। फॉर्मेट के बारे में जैसे मैंने बोला कि सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है उनके अंदर क्या क्या लिखा जाता है और क्या क्या होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि जो टॉपिक मैंने आपको आज पढ़ाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे त्रुटि है या गलती है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपको किसी विशेष टॉपिक पे या कोई आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि सर नहीं, मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर वीडियो बना दें। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप भी प्रॉब्लम से बहुत सारे गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूं। तो कोशिश है मेरी कि फिर से मैं रेगुलरली आपको वीडियो दूं ताकि आपके प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल सके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं और हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। लगता है कि हमने जो काम किया है वो सार्थक है, आप लोगों की हेल्प हो रही है उससे। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप लाइक करिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें। इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जो कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो आपका दायित्व बनता है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल पर लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो उनसे जुड़े जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी इस चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।